बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के अंदर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मिनी बजट एक तरह का पेश किया और IMF से जो टैक्स लगाने के वादे थे, जो कड़ी शराइत थी, हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले करने थे, बुलाकर उनका आगाज़ कर दिया गया है। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया है, सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, खाने पीने आम इस्तेमाल की तमाम अशिया पर इसका फर्क पड़ेगा और आवाम के लिए एक ऐसा महंगाई का बम गिरा दिया गया है जिसका सामना अब आवाम करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अब से तमाम तर पहले भी आवाम ने कुर्बानियां दी, अब भी यह महंगाई का बम आवाम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये जो इकदाम उठाए गए हैं, एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि इन इकदाम उठाने के बाद क्या पाकिस्तान की चैलेंजेस और हचकोले खाती हुई मईशत संभल पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, या फिर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं, आगे चल के फिर इसी तरह की तगोदौ करनी पड़ेगी, IMF प्रोग्राम में मजीद रिव्यू प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा और इसी तरह का बोझ आवाम ही बर्दाश्त करते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज ये कि इमरान खान साहब के हवाले से उनकी अदम पेशी अदालत में पेशी के हवाले से उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स और एक्सरेज दिखाए जा रहे हैं और इमरान खान साहब कहते हैं जब सब गिरफ्तारी देंगे तो मैं भी गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन उनके वकला की जानिब से अदालत के अंदर एक्सरेज और दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो बेड रेस्ट के ऊपर हैं। वजीराबाद पर होने वाले हमले के बाद इमरान खान साहब अदालती इस्तिस्ना पर इस्तिस्ना, तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक उनके जख्म है कि भरने को नहीं आ रहे। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इकॉनमी के ऊपर हैं राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। मुझे ज्वाइन किया है माहिर माशियात खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका खाकान साहब, आप दोनों का इस प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए। और इसके साथ साथ सबसे कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले राना साहब आपकी तरफ मैं आ जाता हूं। बिलाकर मुश्किल फैसला ले ही लिया, IMF की शराइत मान ली गई, 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए। ये हल है पाकिस्तान की मईशत को बचाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शॉर्ट टर्म में तो IMF का मुआहदा बहाल करना ही हल है, इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और हुकूमत ने अपनी साख को दाव पे लगाते हुए ये अवाम के ऊपर बोझ डाला और इससे महंगाई होगी, इससे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन अगर ये इकदाम ना लिए जाते और इसकी वजह से IMF का मुआहदा ना बहाल होता तो जो तकलीफ अवाम को वो पहुंचती वो इससे दर्जनों गुना ज्यादा होती। और मैं समझता हूं कि ये हमें अवाम को भी समझाने की जरूरत है कि कोई और अल्टरनेटिव अभी इस वक्त मौजूद नहीं है IMF प्रोग्राम बहाल किए बगैर का। और जो राना सिविल साहब ये बातें आवाम को आप उस वक्त क्यों नहीं समझाते थे जब आप और आपकी PDM की जमातें अपोजिशन में थी, जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब महंगाई होती थी, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, जब बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होता था? उस वक्त आप और आपकी जमातें और आपकी हुकूमत में शामिल जमातें आवाम की तकलीफ का एहसास करते हुए कौमी असम्बली से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक वो ये कहते थे कि आवाम महंगाई में मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और आज आपकी हुकूमत है, आप भी उज़ुर ये पेश कर रहे हैं कि इसके सिवा कोई सूरत नहीं थी। देखें, जो 4 साल अगर PTI की आप बात कर रहे हैं तो वो तो तबाही का दहाना था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। 400 अरब के मारात जो है वो अमीर तरीन लोगों को मुफ्त लोन की शक्ल में 1% सूद की शरह में दिए गए। कोरोना की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में गया, आपके कुछ जो डेट पेमेंट्स थी वो मौखर हुई और आपने वो पैसे अयाशियों में MGs और गाड़ियां इंपोर्ट करने में उड़ा दी, CKD जो है। तो मैं समझता हूं 4 जो वज़रा खजाना तब्दील हुए, कोई मासी पॉलिसी नहीं थी। 1400 अरब का जो है वो गैस सेक्टर का खसारा वो खड़ा कर गए, जिसको आज हम दुरुस्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतें हम बढ़ा रहे हैं कि ये खसारा खत्म हो। अगर टाइमली बढ़ाया जाता, नहीं बढ़ाया गया, बिजली टाइमली मैनेज की जाती, उसके अंदर रिफॉर्म्स लाए जाते तो 2600 अरब के ऊपर ये सर्कुलर डेट ना जाता। तो वही तो भुगत रहे हैं हम। इन्हीं की मेहरबानियां तो हैं जो आज हमें वही मुआहदा है IMF का जिसको ये पूरा नहीं कर सके और ये ड्रैग होता होता, डिले होता होता इस शक्ल में पहुंच गया है कि आज हमें इसको जो है वो दुरुस्तगी करनी पड़ रही है। और आपने हुकूमत जो है वो अप्रैल 2022 में इसलिए ली क्योंकि आप ख्वाहिश रखते थे कि ये जो उन्होंने तबाही की है उसको आप दुरुस्त करेंगे, और आज आप ये उज़्र पेश कर रहे हैं
कि ये सब चीज़ों की जिम्मेदार पीटीआई है। हसान खावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूं। हसान साहब, ये तमाम तबाही के जिम्मेदार आप हैं। आपने ये जितनी भी बारूदी सुरंगें बिछाकर आपकी हुकूमत गई, सर्कुलर डेट 2600 अरब रुपए का आप छोड़ के गए, IMF से मुआहिदा अधूरा आप छोड़ के गए, और जब यह एहसास हो चला कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है और यह आपकी हुकूमत घर जाएगी, तो आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये आप पर इल्जाम लगाते हैं, आप इन पर इल्जाम लगाते हैं, अवाम तो फुटबॉल बनकर रह गए। फराज, अपना बिल्कुल बिल्कुल फरीद साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम जो है वो फुटबॉल बन के रह गई और पाकिस्तान में आज एक बड़ा तारीख दिन है। और देखें, उसकी वजह ये है कि ये जो बयानिया है ना, बारूदी सुरंगें और हम करके गए, ये अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आप जरा अवाम में आज निकले ना, माइक लेके पूछें लोगों से, उनसे पूछें कि कौन जिम्मेदार है इस तबाही का, वो आपको बताएंगे। अच्छा, मैं तो 3-4 सवाल इनके आगे रखना चाहता हूँ। आपके साथ खाकान साहब भी बैठे हैं, राना साहब भी बैठे हैं, और आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों के सामने भी। हसान साहब, मैं आपकी इस बात में एक एडिशन कर देता हूं। आज ही माइक लेके मैं गया हूं और अवाम के पास ही गया हूं। अवाम मर गए हैं, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हैं, सकत नहीं रह गई उनके अंदर बोलने की, कुछ इजहार करने की, कुछ कहने की। वो तो कहते हैं हम तो तंग आ गए हैं, मर गए हम तो। वो किसी को कुछ कहने के लायक नहीं बचे, उनके अंदर एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं है उनके अंदर। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और देखें, 3 ऐसे सवाल हैं जिनके इनके पास जवाब नहीं है। पहली बात यह है कि अगर इन्होंने मलबा हमारे पे डालना था और ये हालात इनकी बस से बाहर थे, तो फिर आकर लोगों से बुलंदो बांग वादे क्यों किए? पहले भी झूठ बोला 3.5 साल लोगों से, उसके बाद जब आए तब भी झूठ बोला, उसके बाद जब इन्होंने अपना एक वजीर खजाना बदला और इसहाक डार साहब को बुलाया, वो भी बुलंदो बांग दावे करते आए और मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ बातें की। कभी कहा 6 हफ्ते दे दे, कभी कहा 8 हफ्ते दे दे। सच तो ये है कि ना इनको हुकूमत करनी आई, ना इनको मईशत संभालनी आई, और एक के बाद एक झूठ अपना पहले बोला हुआ आगे आया, उसके बाद नाअहली आगे आई। इनकी तरजीहात जो थी वो करप्शन थी, अपने केस माफ करवाने थे। अवाम तो इनकी तरजीह थी ही नहीं। दूसरी बात यह है कि आज IMF का प्रोग्राम सामने रखा जा रहा है, और मैं सियासत की वजह से गलत बात नहीं करूंगा। ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF प्रोग्राम की जरूरत है, और बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि इनको साइन नहीं करना चाहिए था, लेकिन IMF का प्रोग्राम तो चलें, आपको ऑक्सीजन की एक पाइपलाइन दे रहा है, मईशत की बहाली का प्रोग्राम कहाँ है? क्या पिछले 10 माह के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम दिया गया कि जी ये जो IMF का प्रोग्राम है ये अपनी जगह, लेकिन लोगों का रोजगार इस चीज से बढ़ेगा, ग्रोथ इस चीज से आएगी, ये वो सेक्टर्स हैं जिनको हमने आगे लेके चलना है। मईशत की बहाली के ऊपर तो ना कोई प्लान है, ना कोई सोच है, ना ही कोई तरजीह है। तीसरी बात मैं आपसे ये पूछता हूँ, और आपके चैनल के तवज्जुह से अवाम की आवाज है कि हर चीज का बोझ तो आपने अवाम पे डाला। सेल्स टैक्स आप बढ़ा रहे हैं, अवाम पे बढ़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली की कीमतें जो हैं वो अवाम पे बढ़ रही हैं। हर चीज का बोझ अवाम पे है। कहीं आपने सुना कि जी हुकूमत अपने खर्चे में कटौती कर रही है, इतने अरब रुपया हुकूमत बचाएगी? कहीं ये आपने बताया कि जी इतने दौरे जो आपके फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं वो दौरे कम होंगे? कहीं एक जगह भी आपने हुकूमत के अल्लो तल्लों के अंदर कमी देखी? हसान साहब, ये आपके 3 वैलिड क्वेश्चंस हैं, ये आपके जो 3 वैलिड क्वेश्चंस हैं और वैलिड है, बिल्कुल ये वैलिड क्वेश्चंस हैं, जो मैं राना साहब के सामने रखूंगा। लेकिन मैं खाकान साहब से पूछना चाहता हूं कि खाकान साहब, अगर तमाम आने वाली गवर्नमेंट जाने वाली पर और जो दोबारा आती है वो फिर उससे पहले वाली पर, मुझे ये बताइएगा खाकान साहब, नंबर 1 थिंग, जो इकदाम उठाए गए हैं 1.1 बिलियन डॉलर्स की IMF ट्रांच के लिए, क्या इससे मईशत को संभाला मिल जाएगा? नंबर 1 रिस्पॉन्ड कीजिएगा, देन मैं आपसे इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन में पूछूंगा। लेकिन मुझे जवाब दीजिए कि क्या यह बेहतर अंदाज है, इससे मईशत संभल जाएगी, यह मसले का हल है? Farid, thank you for having me on such a young people's show. It's good to be with Hassan and Rana Saab. Both are friends and smart people from both the parties. So देखें, एक तो समझ लें कि पाकिस्तान के पास IMF से कोई राह फरार नहीं है। आपने पिछले 12 माह में, और ये दोनों पार्टीज इसमें शामिल हैं, IMF के मुआहदे जो है उसको उस तरह लेकर नहीं चले जिस तरह पाकिस्तान को लेकर चलना चाहिए था। ये मैं क्यों कहता हूं?
कोई भी मईशत जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आती है, पाकिस्तान आज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस में खड़ा है। मैंने ये जो पीटीआई का करंट मुआहिदा है, ये टेबल पर बैठकर साइन किया था इनके लिए। ये जो इससे पहला मुआहिदा जो 16 में कंप्लीट हुआ डार साहब के अंडर, वो भी मैंने उनके साथ बैठकर एंकर किया था। पाकिस्तान की मईशत आज एक क्राइसिस में है, ये पहले सब समझ लें, और कोई राह फरार नहीं है। $3 अरब से नीचे के ज़खायर हैं, रेमिटेंसेस ड्रॉप कर रही हैं, CCC- की फिच की रेटिंग है, कोई दोस्त मुल्क पैसे देने को तैयार नहीं है। IMF इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जो खड़ा है पाकिस्तान का डिफॉल्ट या पाकिस्तान की सॉल्वेंसी। सो हमें तीनों को मिलकर ये कहना चाहिए कि हमें IMF में जाना है। राना साहब के सामने जरूर रखूंगा, IMF नवंबर में करना चाहिए था। पाकिस्तान के आज ज़र मुबादला के ज़खायर कुछ और होते। इसी से आपके सवाल का जवाब देता हूं, जून तक हमें $2.5 अरब IMF से आने हैं, $3.5 अरब मल्टीलैटरल से आने हैं। बाकी सारी रकूम साइड पे रख दीजिए आप। अगर इन दोनों को नहीं लाएंगे तो पाकिस्तान का जो हाइटेंड डिफॉल्ट रिस्क है वो नहीं टूटेगा। अब ये जो फैसले आपने अभी किए हैं, बिजली की कीमत और गैस की कीमत, बहुत एहतराम दोनों के साथ, ये ना IMF ने तय की है ना ही हुकूमत ने तय की है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है, उसका नाम है ओगरा, जो पाकिस्तान का रेगुलेटर है। सितंबर 2020 में उन्होंने ये कीमत का तयन किया था। 1 सितंबर का नोटिफिकेशन है, हमें उसको पढ़ना चाहिए तीनों को। तब से लेके आज तक हमने इसमें तब्दीली नहीं की। 1600 अरब का सर्कुलर डेट खड़ा कर दिया। उसकी डिटेल में ना भी जाएं तो फ्लो को रोकने के लिए हुकूमत ने सही फैसला किया कि बिजली गैस की कीमत में रद्दोबदल किया। IMF ने सिर्फ आपको एक सहारा दिया कि ये कर लीजिए। बिजली की कीमत में क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स नहीं पास हुई। हुकूमत ने सही फैसला करते हुए फ्लड के टाइम पे रोका इसको, हम उसको सराहते हैं, हम उसको बुरा नहीं कहते। अब उसको पास करने का टाइम आ गया है। 800 खाकान साहब, मैं एक चीज आप बड़े क्लियरली बता रहे हैं चीजों को, और मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे आप करिएगा, एक सेकंड दे मुझे इसको खत्म करने दे। एवरीवन विल बी कन्विंस्ड। जी, अगर आप 855 अरब का जो खसारा है उसको ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए आपको तय करना है कि आपने बिजली की कीमत में रद्दोबदल करना है और करना चाहिए। कुछ बोझ हम अभी भी फिस्कल पे ले जा रहे हैं, ये भी ठीक बात है। उसके लिए 170 के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इसका बोझ कुछ आम आदमी पे जाएगा। हसन ठीक कह रहा है, 17 से 18 जब आप करेंगे GST, ये इसलिए करना पड़ता है। ये भी मैं इसीलिए हमारे लोगों का काम है कि लीडरशिप को क्लैरिफाई करें। वो इसलिए करना पड़ रहा है हमें कि in the 4.5 months that you have, you cannot take any conclusive progressive measures जो लॉन्ग टर्म पे आपके टैक्सेशन को हल करें। हम तीनों ये बात समझते हैं, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में जाना चाहिए, बट हम 4.5 माह में सिर्फ ICU से निकालना चाह रहे हैं। मैं हमेशा ICU का वर्ड इस्तेमाल करता हूं। आज आई एम सॉरी फरीद, आई हैव टू यूज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। वो इस मुल्क को वेंटिलेटर से निकालना है। अच्छा, यानी कि आज आप ICU से वेंटिलेटर पे आ गए, तो वेंटिलेटर से तो चांसेस बड़े कम होते हैं खाकान साहब कि बंदा बच जाए। हमें सिर्फ IMF की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपके सामने 2.5 अरब IMF के, 3.5 मल्टीलैटरल्स के, 2 अरब हमें सऊदी अरब से लाने हैं। हम आवाज होकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लाने हैं। 700 मिलियन चाइना ने हमें देना है, वो वापस लेना चाहिए कमर्शियल का। 1.2 बिलियन उनका कमर्शियल का अलग है, वो वापस। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए सारे पाकिस्तान को आज कि ये काम हमने करने हैं और हमने खड़ा होना है 2023 जून को कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब के करीब हों। उसके बाद हम जितना मर्जी तय करें कि हमने कलीदी मसाइल को कैसे हल करना है, वो एक सेपरेट टॉपिक राइट हो गया। मैंने इसके ऊपर बात आपसे करनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आ जाते हैं। इस सारे मामले के अंदर एक बहुत अहम चीज है कि आपका जो सियासी इस्तेहकाम है वो होना बहुत जरूरी है, यानी सबको मिलकर बैठने की जरूरत है। लेकिन बात यहां पे यह कि इसे सियासी इस्तेहकाम आएगा कैसे? अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, जून तक के जो टारगेट्स हैं अगर वो इकोनॉमिकली पूरे नहीं होते हैं, तो फिर पाकिस्तान जिस तरह से खाकान साहब ने कहा वेंटिलेटर के ऊपर है, ये कौन निकालेगा वेंटिलेटर से? ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते रहना। एहसान अफजल साहब, खाकान साहब ने बड़े कैटेगोरिकली ब्रेक पर जाने से पहले कह दिया जनाब कि हमें जून तक $10 अरब हमारे पास होने चाहिए रिजर्व्स के अंदर, और बड़ा कैटेगोरिकल है, बहुत क्लियर है। लेकिन इससे पहले
हसन साहब ने जो 3 सवालात पूछे, मैं चाहूंगा उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि जनाब आपने बुलंदो-बांग दावे किए थे, उनका क्या हुआ? नंबर 2, कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्रोग्राम जो IMF प्रोग्राम के साथ साथ आपने चलाना है, वो आपके पास क्या है? और नंबर 3 ये कि सारा बोझ आवाम के ऊपर, ये जो पॉलिटिकल एलीट है, रूलिंग एलीट है, उनके ऊपर क्या है? वो कुछ बर्दाश्त करेंगे? कोई गाड़ियों में कमी की उनकी, कोई इदारों के सरबराहान की तनख्वाहें कम की, पर्क्स एंड बेनिफिट्स कम किए, गाड़ियों से ज्यादा, हैवी गाड़ियों से ज्यादा 3 गाड़ियों के बजाय 1 के ऊपर लेकर आए, क्या कुछ किया राणा साहब? देखिए, सबसे पहले तो जो ऑस्टेरिटी के ऊपर जो कमेटी बनाई है पीएम ने, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो सारे स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं और उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। उसके अंदर सैलरी कट्स भी हैं, एसयूवीज का ना इस्तेमाल करना भी है, उसके अंदर अपने एक्सपेंडिचर्स के अंदर कट लगाना भी है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड सर हैं। सैलरी कट आम मुलाजिम की, आम आदमी की, जिसकी चंद नहीं। हजार रुपए तनख्वाह है। मैं आपकी MNAs की बात कर रहा हूं, आपके मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं, ये सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है और ये होगा। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये अब सारा बोझ अवाम पे डाल रहे हैं, तो जो जितने भी आप जो हुक्मरान कह रहे हैं या जिनको आप कह रहे हैं वो भी पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने भी साबुन की टिक्की पाकिस्तान से खरीदनी है, तो ये उससे आइसोलेटेड नहीं है। अगर बिजली महंगी होनी है, गैस महंगी होनी है, तो सबके लिए होनी वो है। तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल जो तो सरकार की तरफ से मिल रहा है, बिजली जो सरकार की देखें, तरफ से मिल रही है, कितने लोग हैं गैस सरकार की तरफ से जो मिल रही है, सर जितने भी हो, मेरा तो सवाल ये कि जितने भी हो सर, मेरा तो सवाल ये जितने भी हो, लेकिन अगर जो उनको बेनिफिट्स मिल रही है, पर्क्स मिल रही है, क्या वो पर्क्स में कटौती की बात हुई और वो क्या एग्री कर रहे हैं? पहले बता दिया ना, वो कट रहे हैं। पर्क्स का तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो कट रहे हैं, लेकिन जो इंपैक्ट होता है वो पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, वो उससे आइसोलेटेड नहीं है। तो ये तासुर देना कि वो इससे बचे हुए हैं और उनको महसूस नहीं होगा, ये गलत है। देखें, ये मुश्किल वक्त पूरी कौम के लिए है, हर कोई इसके अंदर शामिल है और हमने इकट्ठे मिलके इसमें से निकलना है। तो ये हमें इस वक्त अगर हम अवाम के सेंटिमेंट्स के ऊपर और वो तेल डालेंगे तो ये गलत है। आज हम लोग ऑस्टेरिटी नहीं, मैं राणा साहब एक चीज के ऊपर आपसे, चूंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों में ये बात है, अवाम में ये बात है, वो लोग कहते हैं हम तो कुर्बानी देते चले आए हैं, कुर्बानी का बकरा बनते चले आए हैं। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा हूं, अब की बार जो अशराफियां हैं, जो खवास हैं, क्या वो भी पेट पे पत्थर बांधने के लिए तैयार हैं? इसमें कोई इससे बच नहीं पाएगा। हमारी राणा कोशिश। साहब, कोई प्रोग्राम शुरू किया आपने? मैं आपसे शॉर्ट पूछना चाहता हूं, ये 3 सवाल थे हसन खावर साहब के, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। कोई आपने IMF प्रोग्राम तो नागजीर है ना, उसके साथ कोई ऐसा प्रोग्राम कि आपकी मईशत भी ग्रो करे, वो स्टेप्स कोई उठाएं? अच्छा जी, कोशिश करते हैं राणा साहब से दोबारा कनेक्ट करने की। हसन खावर साहब, ये जो बात बार होती है और ये बात राणा साहब कर रहे हैं कि आपने कोविड के दिनों के अंदर, अच्छा जी राणा साहब, आप अगर मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज सेकंड और थर्ड का जवाब दीजिएगा, मैं फिर हसन साहब की तरफ जाता हूं। सेकंड और थर्ड क्या था? सेकंड ये था कि IMF प्रोग्राम के साथ साथ आपने कोई दूसरा मईशत की ग्रोथ के लिए कोई प्रोग्राम रखा है कि आपकी मईशत भी पैरेलल ग्रो करती रहे, या सिर्फ हमने IMF पर तकिया करके बैठे रहना है? नहीं, देखें, हमने तो आग बुझाई है, फायर फाइटिंग की है जब से हम आए हैं। हमने, हमारा जो प्लान है, ये कहते हैं 6% ग्रोथ दे दी एग्रीकल्चर सेक्टर को। ये 6% ग्रोथ कैसे इन्होंने दी? मुल्क को खोखला करके दी, ये खसारे बढ़ा के दी। तो ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा जो मुल्क को, इकोनॉमी को ओवरहीट कर दें? तो हम स्टेबलाइज कर रहे हैं इकोनॉमी को। अभी दुनिया के अंदर जो एक सुपर कमोडिटी साइकिल था, उसके नतीजे में लोग, और ये जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड एक आया है, हुकूमतें जो हैं वो ग्रोथ को नहीं चेज कर रही। हुकूमतें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इन्फ्लेशन को टैकल किया जाए, इकोनॉमीज को स्लो डाउन किया जाए। तो अभी तो हमें जो है अपने यही विद इन आवर मींस रहना पड़ेगा। हमने अपनी जो एक्सपोर्ट और रिमिटेंसेस हैं उसको इक्वेट करना पड़ेगा इंपोर्ट के साथ। तो आप ये जो सियासी अदब इस्तेहकाम है उसके साथ रहते हुए ये काम मुमकिन है? यानी आज भी डार साहब ने जो है वो असेंबली के अंदर ये कहा जनाब कि सबको मिलकर कौमी हुकूमत के हवाले से बात हो रही है, एक नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से बात हो रही है, तो क्या अलांग यानी अब यानी इनफरादी तौर पे सियासी जमातें पाकिस्तान को इस चैलेंज से निकाल सकेंगी, या फिर ये तमाम जमातों को साथ बैठ के कोई नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ेगा? राणा साहब देखें, अगर ऐसा मुमकिन हो तो उससे बेहतर तो और कोई चीज नहीं है। इस वक्त मुल्क जो है, लड़ाई झगड़े से किसी को कुछ नहीं मिलेगा,
कोई फायदा नहीं है यहाँ पोलराइजेशन करके एक टेम्परेचर को इस हद तक ले जाना कि जो कौमी मुफाद के लिए भी अगर बैठना हो तो हम ना बैठ पाए, उसका किसको फायदा होगा? ठीक हो किसी गया को हसन फायदा नहीं होगा। हसन साहब सर, बड़े रेलेवेंट आपने सुन ली होंगे, राणा साहब ने बात करी, उन्होंने कहा जी हम नंबर 1 फायर फाइटिंग कर रहे हैं हम तो अब तक, यानी जो आग लगाई गई थी आपकी तरफ से उसको बुझा रहे हैं और मामलात को दुरुस्त कर रहे हैं। और वो जिन्होंने जवाब भी दे दिया कि अशराफिया पर अब की बार जो है वो कट्स लगेंगे, पर्क्स खत्म हो रहे हैं, ऑस्टेरिटी कमेटी है वो सिफारिशात ले रही है और वो अपना काम कर रही है। तो सर ये तो काम हो गया, लेकिन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो आपकी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को खत्म नहीं होने दे रही है। देखिए फरीद, बात यह है कि अशराफिया के ऊपर कट्स पे काम होगा, अवाम के कट्स तो आज लग गए, यानी अवाम की कुर्बानी देने की इतनी जल्दी थी और अशराफिया के कट्स में भी सोचो विचार हो रहा है कि इसके ऊपर आराम से बात होगी। क्यों? इस पाकिस्तान की जो अवाम है, जो आपने लफ्ज यूज किया कि ये कुर्बानी का बकरा है, आप क्या ये बनता नहीं था कि पहले आप बताते कि जी पहले हम अपना पेट काट रहे हैं फिर आपके ऊपर आएंगे। आज आप कह रहे हैं कि उस पर काम होगा, अवाम पे टैक्स लग गया, अपना हम देख लेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कहना कि ये जो मुश्किलात हैं साबन की टिक्की महंगी होने से, ये अशराफिया के ऊपर भी इसका असर होगा। आप देखें, ऐसी बातें ना करें। आटे जो आज आटा महंगा हो गया डबल से ज्यादा, 60 रुपए से 135 रुपए हो गया, वो मुझे और राणा साहब को उस तरह से इंपैक्ट नहीं करता जो गरीब आदमी को करता है। देखिए सर, राणा साहब तो कह रहे हैं कि साबुन की टिक्की और या फिर आटा हो, अशराफिया ने यही सही लेना है, वो बाहर से तो नहीं मंगवाना उन्होंने। नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं कि मेरा, आपका, राणा साहब का, खाकान साहब का साबन की टिक्की महंगी होने से शायद हमें थोड़ा सा फर्क पड़े, लेकिन ये तो गरीब का मजाक उड़ाने का मुतरादिफ है। हसन साहब अब तो पड़ता है, अब तो पड़ता है, अब तो फर्क पड़ता है। तो आप सोचे ना गरीब के घर पे क्या गुजर रही होगी। आप उसे कहें कि अपने कट्स बाद में लगाएंगे, हम भी तो महंगा साबन खरीद रहे हैं, ये बात नहीं चलेगी। तीसरी तो बात, ये तो हसन साहब, ये राणा साहब कह रहे हैं आपने जो कोविड के दिनों में जो 400 अरब के जो कम सूद के जो कर्जे दिए उसकी सब्सिडी का खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। तो आपने भी तो कौम का नहीं सोचा ना सर, आपने भी चंद खानदानों को कर्जे दे दिए, दबा के उन्होंने कर्जे लिए। अच्छा, अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। कोविड के दिनों में जब मुल्क की सनतें बंद हो रही थी, जब इंडस्ट्री बैठ रही थी, लाखों लोगों की बेरोजगारी का खतरा था, उस वक्त इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमने ये प्रोग्राम दिया। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये प्रोग्राम भी हमने दिया, कर्जे भी हमने दिए, और जो सब्सिडी आज ये खत्म करने जा रहे हैं वो भी हमने ही दी। यानी या तो ये कहते ना कि जी आपके कर्जे खत्म करके हम ये पैसे सब्सिडी में डाल रहे हैं, आप तो गरीबों की सब्सिडी भी खत्म कर रही हैं। कर्जे इंडस्ट्री को भी हमने चलाया, गरीबों को सब्सिडी भी हमने दी, वो भी आप खत्म कर रही हैं। तो भाई आप चला क्या रही हैं? हसन साहब, लेकिन आप मुझे बताएं जिस मकसद और जिस पर्पस के लिए आपने कर्जे दिए, आप समझते हैं कि क्या वो सही डायरेक्शन में ही लगे, सही जगह लगे, सही पर्पस के लिए लगे? 100%, बिल्कुल 100% है। ये बात नहीं चलेगी। अगर जीरो आउटपुट होती फरीद भाई, तो जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान राणा साहब की हुकूमत ने लॉन्च किया, हमारी हुकूमत ने लॉन्च नहीं किया, उसमें इस बात की तारीफ और इस हकीकत का एतराफ किया गया कि इकोनॉमी 6% पे ग्रो कर रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है 11% पे ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री में जो कैपेसिटी ऐड हुई उसी से ग्रो कर रही थी ना। और ग्रोथ कहां से आनी थी? इन्हीं के इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, आप देख लें, जो इनकी हुकूमत में आने के बाद लॉन्च हुआ है। हमारी बात तो आप छोड़ दें। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडस्ट्री को भी हमने चलाया, सब्सिडी भी हमने दी, लेकिन IMF का जब प्रोग्राम आता है, आप मईशत की बहाली के लिए कोई तो खबर सुनाते हैं कि आप कहते हैं भाई ये 2 सेक्टर्स हम लेके जाएंगे, जो लोग बेरोजगार होंगे, जो गुर्बत आएगी, उसको निपटेंगे कैसे? हसन भाई, मानने को कोई भी तैयार नहीं। आप कहते हैं 6% ग्रोथ दी, राणा साहब कहते हैं हम जब आए तो आग लगी हुई थी। नहीं, आपसे मुराद राणा साहब की गवर्नमेंट कहती है, आपसे मुराद इन्होंने लॉन्च किया। आपसे मुराद यही तो आपको बता रहा हूं। आपकी गवर्नमेंट में रहते हुए जो फिगर्स थे वो इकोनॉमिक सर्वे इनकी गवर्नमेंट में रिलीज हुए ना, यानी मैं ये कह रहा हूं ना। हाँ, इन्होंने खुद एतराफ किया इस बात का ना। चले तो, हमारी फिगर्स को तो छोड़ दें, इकोनॉमिक सर्वे तो इन्होंने लॉन्च किया। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। राणा साहब कहते हैं हम आज भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं, आपके किए हुए काम ये साफ कर रहे हैं, ये भुगत रहे हैं, ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं। आप कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा था, ये कहते हैं मुल्क, हम किसकी बात को माने? मैं आपको बताता हूं। देखें, आज की डेट में मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये मुल्क को यहां पे ले आए हैं कि अगर हम हुकूमत में आ भी गए
तो हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अब ये जो सफर है ये आसान नहीं है। नहीं मेरी बात सुन लें, इन्होंने क्या कहा आके आप नहीं चले आप पहले 1 मिनट इस बात पे तो कम से कम आप और ये एक पेज के ऊपर है कि दोनों ही मुश्किल फैसले करने के लिए कहते हैं। नहीं मैं और बात करूं, मुझे 1 मिनट बात मुकम्मल करने दें, जरा सुन लें, उसके बाद आप जितने मर्जी सवाल करें। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि आज अगर हम हुकूमत में आ जाएं, ये 1.5-2 साल 2.5 साल का प्रोसेस होगा। हमें इनकी जो गलतियां हैं, नाअहलियां, उसको सही करना पड़ेगा। ये अगर आज 10 महीने बाद भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो क्या 10 महीने पहले इनको ये समझ नहीं थी कि ये आके कहते कि जी अगला 1.5 साल हमने फायर फाइटिंग करना है? मैं आपको यही तो कह रहा हूं, इन्होंने तो आके 10 महीने पहले कहा था कि हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। क्या इनको मईशत की समझ नहीं थी? और जब इसहाक डार साहब आए, फिर उन्होंने ये कहा कि मैं डॉलर को ले आऊंगा। तब तक साहब को आए 4 सारे फिगर्स इनके पास थे। किस बुनियाद पे? ठीक है, वेरी ट्रू। इसी बात के ऊपर बात करते हैं जरा सा, इसी के ऊपर करते हैं। बड़ा ये भी पर्टिनेंट क्वेश्चन, लेकिन बात इस चीज की है कि अगर 2.5 years अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, जिस तरह से हसन साहब कह रहे हैं कि मजीद लगेंगे, मुश्किल फैसले होंगे, मुश्किल फैसले आज भी हैं। डार साहब ने आज भी असेंबली के फ्लोर पे कहा कि जो इब्तदाई तौर के ऊपर जितना भी बोझ डाला जा रहा है, ये वो गलतियां हैं, ये वो तमाम मामलात हैं जिनको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो सभी अपने अपने तौर पर मुश्किल फैसले करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे और जरा इसी के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान साहब की जो तारीख पर तारीख और इस्तिस्ना की जो बातें हैं, आखिर कब तक वो इस्तिस्ना हासिल करते रहेंगे, अदालत से कब तक छुपते रहेंगे। बात करते हैं ब्रेक के बाद। मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। खान साहब, आपने बहुत कैटेगोरिकली बता दिया, लेकिन मुझे एक बात समझा दीजिए लोगों के लिए। IMF प्रोग्राम मामला जो है, उसमें जाना वो मामला खराब करता है, या ये जो टैक्सेस पर जो टैक्सेस इंपोज किए जाने का जो सिलसिला है, ये टैक्सेस की इंपोजिशन जो है, क्या ये मसाइल को हल कर सकेगी? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में जहां टैक्स पर टैक्स बढ़ाए चले जाए और वहां पे आपकी आमदन का उसूल सिर्फ टैक्सेस ही हो, तो क्या वो इकोनॉमी सस्टेन करती है? थैंक यू फरीद। सो देखिए फरीद, एक तो ये जो IMF में बारहा जाना है, ये क्या चक्कर है? एक तो ये है कि एक पाकिस्तान में इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है कि पाकिस्तान ने 23 प्रोग्राम IMF के किए हैं। ये एब्सोल्युटली गलत बात है। पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम IMF का किया है, जो इस वक्त के वजीर खजाना है। 2016 में उन्होंने उस प्रोग्राम को कंप्लीट किया। बाकी सारे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को छोड़ के जो करंटली है, पाकिस्तान ने एंटर किए, और वो रिफॉर्म्स भी कभी नहीं किए जो IMF के अंडर थे। हम 2 ट्रांशेस करते थे, हम बाहर आ जाते थे। हम 1 ट्रांश लेते थे, हम बाहर आ जाते थे। हमने वो रिफॉर्म भी कभी नहीं किया। सो पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में कभी कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। ये तो एक कलीदी बात है। नंबर 2 बात यह है कि देखें, जैसे मैंने पहले कहा, IMF जो टैक्सेशन देखती है, वो इन 4.5 months उन्होंने राणा साहब की गवर्नमेंट से 170 अरब रुपए की कलेक्शन करनी है। उनका ये जाविया नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता। उनका ये जाविया नहीं, एग्जिस्ट तो करता है, पर उसकी कलेक्शन 3 अरब रुपया होती है पूरे पाकिस्तान से, जबकि 23% ऑफ आवर GDP एग्रीकल्चर है। अब ये तो दोनों आपके सामने हजरात बैठे हैं, इनसे मैं कहूंगा कि ये नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट जिनकी भी हो, ये कलीदी काम करें। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स करेंगे तो ये मुल्क DRM यानी कि डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, तो ये इस मुल्क निकलेगा कि हम IMF के पास ना जाएं। एक सेकंड अगर आप मुझे और देंगे, पर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी। टैक्सेशन की ऐसी छूट हमने दी हुई है उन लोगों को जिनमें मैं अपने आप को सबसे आगे खड़ा करता हूँ। प्रॉपर्टी पे हमने छूट दी हुई है कि कैपिटल गेन्स नहीं लेंगे 5 साल बाद। हमने ये छूट दी हुई है कि मेरे वालिद साहब जब हयात नहीं रहेंगे तो इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज नहीं होगा मुझे, जब वो मुझे अपना घर। हमें अब अपना जाविया बदलना है, एंड आई थिंक कि कौम अब इस तरफ जा रही है, और यही हमें IMF से निजात राइट हो गया सर, यानी कि डायरेक्शन और एंगल हमने अपना चेंज करना होगा। 2 चीजें हैं, 2 सवालात दोनों के लिए, राणा साहब आपके लिए और हसन साहब आपके लिए। मुझे बता दीजिएगा कि खान साहब के हवाले से जरा बात कर लेते हैं। ये तो बात हो गई है, करंट जिसकी गवर्नमेंट आएगी वो क्या रिफॉर्म्स करते हैं, ये आगे आने वाली बात है। लेकिन इस वक्त खान साहब की सर अदालत में जमानत और जमानत कबल गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के बाद की जमानत, मुझे बताइएगा कि खान साहब जेल भरो तहरीक की बात करते हैं, लेकिन अदालत का सामना करने से क्यों घबरा रहे हैं हसन साहब? बिल्कुल नहीं घबरा रहे जनाब। किसने कहा घबरा रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, लंदन जाके नहीं बैठे। स्टेट ऑफ पाक गवर्नमेंट उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है ऑडिट की हुई है। उनका जो हड्डी का मामला ऐसा है कि
तो बाद एहतियाती खुदा ना खास हो तो ये हीलिंग का प्रोसेस दोबारा तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो और बाकी अदालतों ने अपना ये जो है जूम और स्काइप और इन चीजों को यूज किया, वो भी हो सकता है। ठीक। इस मसले को ये बनाना कि जी वो खुद चल के आए, ये कोई इज्जत की बात तो है नहीं है कि कोई ईगो का मसला है। खान साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। जब वो वज़ीर आज़म थे, एक अदालत के हुक्म पे वो खुद फौरी तौर पर प्रेजेंट हुए थे। हम अदालतों का एहतराम करते रहेंगे, लेकिन उनकी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और डॉक्टर्स की हिदायत की रोशनी में इंशाल्लाह चलेंगे। राइट हो गया, यानी कि अदालतों का एहतराम करते हैं राणा साहब। और सेहत का मामला है सर, आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब भी तो सर, उनको भी सेहत का इशू था, वो भी खान साहब की गवर्नमेंट में आपने उनसे यही दबाव डाला, यही कहा जनाब अगर बाहर नहीं जा सकेंगे तो उनकी जान को खतरा है। आज खान साहब की जो जख्म है वो हील होने में वक्त लग रहा है, आज फिर तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं खान साहब को कि जनाब वो जेल जाने से डर रहे हैं? लेकिन फिर उनको जेल भरो तहरीक अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी ना। या तो वो कहें कि जेल भरो तहरीक जो है वो उनके लिए नहीं है, वो बाकी जो वर्कर्स हैं या जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के उनके लिए है, और उसमें जो लीडरान हैं वो शामिल नहीं है। और अगर जेल भरो तहरीक वो चलाना चाहते हैं तो फिर ये तो बड़ा आसान तरीका था कि अब आज इसको वेलकम करना चाहिए था कि ये जो कोर्ट है उन्होंने उनकी बेल को फर्दर एक्सटेंड नहीं किया, और हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को। और सबसे पहले इमरान खान जेल जाने लगे, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। ये मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा उनकी सेहत के ऊपर कि उनकी सेहत कितनी असल में ख़राब है या असल में नहीं ख़राब, लेकिन अगर उनका जेल भरो तहरीक का नारा ठीक है तो फिर उनके इक़दामात से तो नहीं लग रहा। और कोर्ट के अंदर आना कोई इतना मसला नहीं है। वो कोर्ट के अंदर जहां वो 200 लोगों को रोज मिलते हैं, फिर तकरीरें भी करते हैं, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं, वहां वो इस्लामाबाद आके अगर एक हेयरिंग अटेंड कर लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोर्ट का मामला है, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल या लेना देना नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका राणा एहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच। एहसान खावर साहब आपका बहुत शुक्रिया, खका नजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।